अजीत डोवाल ने रूस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को खूब धोया। शुरुआत में सबको लगा कि ये एक नॉर्मल रूटीन मीटिंग है, लेकिन इस मीटिंग के बाद जो हुआ उसकी कल्पना ना तो अमेरिका को थी और ना ही पाकिस्तान को। अगर ये रिलेशनशिप रशिया और अफगानिस्तान का ठीक बैठता है, फिर उसके बाद इट ओपन्स अप एवरीथिंग कि जब हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे कश्मीर के थ्रू, तो जितने भी कश्मीर के मुसलमान हैं वो सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि रशिया और ज्यादा बिलिजरेंस दिखाएगा और ज्यादा एग्रेशन दिखाएगा। अच्छा है जिस तालिबान को अब तक दुनिया के किसी देश ने नहीं पहचाना, जिसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, रूस ने ना केवल उन्हें रिकॉग्नाइज किया एज ए कंट्री हेड, साथ ही साथ अब उनके साथ डिफेंस पैक्ट भी कर लिया है। मुंबई अटैक की सजा किसको दी आपने? मैडम दो चीजें, एक है आप मजा लें, चेजा लें। नहीं सर, मुझे नहीं याद है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, आप मजा लें, एक है आप चेजा लें, एक है आप पुरानी बातों को वही लॉन्ड्री करते रहे, और एक है आप वाकई ही मुस्बत कंस्ट्रक्टिव बात करें जिससे हम ये कह सकें भाई एक्चुअली हो क्या रहा। मतलब आप ये कहेंगी कि इंडिया के अंदर क्या रोज दहशतगर्दी का वाकया होता है? इस तस्वीर की असली कीमत आप पाकिस्तान और अमेरिका से पूछिए, वो बताएंगे कि रातों रात क्या बवाल मच गया है। इसी तस्वीर ने भारत में भी तहलका मचा दिया है। ये तस्वीर भारत के लिए बेशकीमती क्यों है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल आप जानते हैं कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल रूस के दौरे पर हैं। अजीत डोवाल ने रूस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को खूब धोया। शुरुआत में सबको लगा कि ये एक नॉर्मल रूटीन मीटिंग है, लेकिन इस मीटिंग के बाद जो हुआ उसकी कल्पना ना तो अमेरिका को थी और ना ही पाकिस्तान को। अजीत डोवाल से मिलने के बाद रूस के एनएसए सर्गेई शोइगु ने अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब को अपने पास बुला लिया। रूसी एनएसए और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने मिलकर एक फाइल पर साइन कर दिया। असली खबर यह है कि रूस ने अफगानिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी डिफेंस डील साइन कर ली है, वो भी अजीत डोवाल से मिलने के बाद। इस बड़ी डिफेंस डील के तहत रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को खतरनाक हथियार देगा, मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम देगा, इन हथियारों को चलाने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग भी देगा। यानी पाकिस्तान से जंग लड़ रहे तालिबान के पास अब रूसी हथियारों की अनलिमिटेड सप्लाई रहेगी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि अफगानिस्तान का तालिबान इन हथियारों का इस्तेमाल किस देश पर करेगा। इस डील के बाद पाकिस्तान में भयंकर भूचाल गया है। पाकिस्तान ने अचानक अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की है। हम आपको याद दिला दें कि कुछ महीनों पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक भयंकर एयर स्ट्राइक की थी। ये एयर स्ट्राइक एक हॉस्पिटल पर की गई थी जिसमें 400 मरीजों की मौत हो गई थी। उस समय अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से कहा था कि थोड़ा इंतजार करो, हमारा पलटवार और भी तगड़ा होगा। अब अफगानिस्तान रूसी हथियारों से पाकिस्तान पर पलटवार करेगा। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स को रोकने के लिए रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। इस खबर के आते ही पाकिस्तान के पत्रकार, रिटायर्ड फौजियों और डिप्लोमेट्स ने रूस को गालियां देनी शुरू कर दी हैं। ये सभी बोल रहे हैं कि रूस पाकिस्तान से कभी दोस्ती नहीं कर सकता, रूस तो भारत का दोस्त है। पुतिन ने अफगानिस्तान के साथ डील करके पीएम मोदी की मदद की है। लगभग यही हाल अमेरिका का भी है। अमेरिकी बोल रहे हैं कि रूस इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में घुस गया है, तालिबान के साथ डिफेंस डील कर ली है, अफगानिस्तान पर तो हमारा राज होना चाहिए था। बहरहाल अमेरिका और पाकिस्तान ये नहीं जानते कि रूस में डोवाल बैठे हैं। पिछले कुछ महीनों में अजीत डोवाल कई बार रूस से मिल चुके हैं। हाल ही में भारत के दौरे पर आए रूस के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मोंटुरोव तो अजीत डोवाल से मिलने उनके ऑफिस तक पहुंच गए थे। ये सारी मीटिंग्स मौज मस्ती के लिए नहीं थी, इनका जो मकसद था वो अब दुनिया को पता चला है। पाकिस्तान की नस नस को जानने वाले अजीत डोवाल के सामने ही रूस ने अफगानिस्तान के साथ ऐतिहासिक डिफेंस डील कर ली है। इस डील का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलेगा। अफगानिस्तान अब भारत के और नजदीक आ जाएगा। इसी के साथ भारत अफगानिस्तान में रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। रूस ने भी पहले इनके ऊपर बैन लगा रखा था तालिबान के ऊपर, तालिबान से बैन हटाया है, और उसके बाद यह हुआ है कि इनकी जो दूरियां थी जाहिर सी बात है वो नजदीकियां बनी, और आज की तारीख में दोनों पार्टीज ने एक मिलिट्री पैक्ट साइन कर लिया। Interactions with Russia is important for us. Afghanistan and Russia have long-standing and historic relations, and we want to move forward in this direction. We are convinced that Western countries should unfreeze, block Afghan assets, fully recognize their responsibility for their 20-year presence in Afghanistan, and bear the burden of the country's post-conflict reconstruction. शोइगु क्या कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, तुमने अफगानों के पैसे बाहर फ्रीज कर रखे हैं, जैसे रशिया के फ्रीज कर रखे हैं, जैसे ईरान के फ्रीज कर रखे हैं, और भी दीगर कंट्रीज हैं जिनका पैसा वेस्टर्न कंट्रीज ने फ्रीज कर रखा है। क्यों फ्रीज कर रखा है? जिसका पैसा उसको देके खत्म करो, एक बात। दूसरी चीज, अमेरिकन जो थे वो 20 साल अफगानिस्तान में बैठे रहे, उसकी जिम्मेदारी अमेरिका को लेनी चाहिए। ये तो मैं भी मानता हूं, कि अमेरिका को उन 20 सालों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एंड दे शुड हेल्प एंड पे फॉर रिकंस्ट्रक्शन इन अफगानिस्तान। जितनी भी मिसाइल और जितने ड्रोन मारे हैं अफगानिस्तान के अंदर, अब ठीक है जिनकी जाने गई उनकी जाने गई, बट देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन टू द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। प्लस आपको रिकंस्ट्रक्शन करना है, आपको पूरा देश बर्बाद कर दिया अमेरिकन ने 20 साल। फॉर 20 years दे फिनिश्ड ऑफ एन एंटायर कंट्री, एंड अफगानिस्तान इज जस्ट वन ऑफ द कंट्रीज दैट दे फिनिश्ड। तो कहने की बात यह है कि ये रशियंस अब फॉर्मली ये बोल रहे हैं, we consider it unacceptable, both us and for our Afghan friends, for the return of military structures of facilities of the United States and NATO to Afghanistan or neighboring states under any pretext. ये भी शोइगु कहता है, और ये डायरेक्टली दिस इज अ स्लैप ऑन पाकिस्तान's face। अब आप बोलेंगे मेजर साहब यहां पे पाकिस्तान कैसे आ गया? पाकिस्तान इस प्रकार से आ गया क्योंकि बगराम एयर बेस का वादा
अकॉर्डिंग टू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट, बगराम एयरबेस का वादा आसिम मुनीर करके आया था डोनाल्ड ट्रंप को कि मालिक आपको लेकर दे दूंगा मैं बगराम एयरबेस, जैसे कोई लड्डू होगा कोई हलवा होगा मैं आपको बगराम एयरबेस दे दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप भी खुश हो गया, उसने भी ट्रूथ सोशल पे लिख दिया कि ये तो अमेरिकन ने बनाया था बेस, लिहाजा अमेरिकन को मिलना चाहिए। अमेरिकन ने कब बनाया वो बेस? दैट बेस वाज ओरिजिनली, ये अफगान आर्मी बहुत पहले यूज करती थी, लेकिन उसको मॉडर्न सेंस में यूएसएसआर ने बनाया, वो रशियंस का बनाया हुआ बेस है। रशियंस निकल गए 1989 के बाद, उसके बाद वॉर ऑन टेरर हो गया, फिर से जब मुशर्रफ था डिक्टेटर पाकिस्तान के अंदर, फिर जब अमेरिकन आए अफगानिस्तान के अंदर, देन बगराम बिकेम द सेंटर ऑफ एयर ऑपरेशंस इन अफगानिस्तान। लेकिन ये कहना कि जी अमेरिका ने बनाया, दैट इज फेक न्यूज। अब दिस इज द फर्स्ट हाई लेवल समिट अटेंडेड बाय मेंबर्स ऑफ तालिबान एंड रशिया फॉर्मली। तो रूस और ये देखिए साहब, ये अफगानिस्तान है, ठीक है जी, एंड आप ये लगा लीजिए कि दिस इज मॉस्को। तो और ये जितने भी देश है ना आसपास, अगर आप इनको देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो फिर आपका टिबेट वाला एरिया हो गया, इसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये जितने भी स्थान है ना, ये इवन दिस प्लेस जॉर्जिया, अजरबैजान, ये सारे के सारे ये एक जमाने में यूएसएसआर का हिस्सा होते थे। 1991 में यूएसएसआर टूट गया और 15 देश बन गए। उन 15 देशों में से एक था रशिया, ऑफ कोर्स, क्योंकि यूएसएसआर टूटा है, जाहिर सी बात है, रशिया, यूक्रेन भी उनमें से एक देश था। तो दीज ऑल दीज कंट्रीज टुगेदर, इवन यूक्रेनियंस टुडे दे स्पीक रशियन, ये सारे लोग रशियन बोलते हैं। ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, ये यूएसएसआर के पहले जो हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन दे स्पीक रशियन इवन टुडे। तो अगर अफगानिस्तान और रूस के अच्छे संबंध होते हैं, मैं यूएसएसआर मिटा देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं पास्ट की बात कर रहा था, when these countries were part of USSR, अब तो there is no USSR, अब तो रशिया है। तो अगर अफगानिस्तान और रशिया के संबंध अच्छे हो जाते हैं, तो इससे एक तो भारत को बहुत ज्यादा फायदा है। इंडिया ऑलरेडी हैज फुटप्रिंट्स इन अफगानिस्तान, वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद द रशियंस। अच्छा है जिस तालिबान को अब तक दुनिया के किसी देश ने नहीं पहचाना, जिसने रिकॉग्नाइज नहीं किया। रूस ने ना केवल उन्हें रिकॉग्नाइज किया एज ए कंट्री हेड, साथ ही साथ अब उनके साथ डिफेंस पैक्ट भी कर लिया है। जैसे ही ये डिफेंस पैक्ट की तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं, हल्कों में चर्चाएं तैरने लगती हैं कि इसके मायने क्या निकाले जाएं। दो मायने बड़े निकल रहे थे। पहला मायना, तालिबान और भारत इन दिनों बहुत नजदीक है। पिछली बार जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत में थे, उस समय पर ही पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक तालिबान के ऊपर यानी कि अफगानिस्तान में की थी। उस समय भारत का प्रभाव बताया गया, पाकिस्तानी भारत के ऊपर खूब चीखे चिल्लाए कि आप लोगों ने हमारा एक मित्र बगावती करा दिया। जब यह डील हो रही है, उसी समय पर, उसी टाइम फ्रेम में भारत के एनएसए डोवाल साहब भी रशिया में ही बताए गए हैं। ऐसी स्थिति में डील और भारत का एंगल सबसे बड़ा है। भारत ने तालिबान के साथ जो बातचीत करी और तालिबान और रशिया के बीच जो बातचीत चल रही थी, एक ऐसा एक्सेस बनता चला जा रहा है जिसमें कहीं ना कहीं भारत के ही खिलाफ कभी इस्तेमाल की खुशियां मनाते रहे इमरान खान की मैं तालिबान का इस्तेमाल करूंगा भारत के खिलाफ, वो पूरी तरह विपोजिट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर जो आप फिलहाल आती हुई देख रहे हैं 26 से 29 मई की, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में आए हुए अफगानिस्तानी और जो रशियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी तस्वीरें आपको दिख रही हैं। ये जो हैंडशेक इवेंट आप देख रहे हैं, इस सिक्योरिटी फोरम के अंदर ताजा दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने बातचीत करके एक मिलिट्री एक्ट पर साइन कर लिया है। और साइन करने का केवल इतना ही है कि तालिबान ना तो अब कोई आतंकी संगठन है और हम उसके साथ मिलकर के अपने रिश्तों के एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता जो कि नॉन इलेक्टेड तरीके से आई है, अमेरिका उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसके चलते जो उनका धन या असेट यानी अफगानिस्तान का जितना भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसा जमा है, उसको रिलीज नहीं करता कि वहां पर डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है, सोचो ना, ईरान में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ना यूएई के अंदर है, ना कतर में है, ना ओमान में है, ना सऊदी में, कहीं नहीं है। उनका पैसा खूब अमेरिका रिलीज कर रहा है, अफगानिस्तान का नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि असल ह्यूमिलिएशन तो घर में लेके बैठे हैं। बगराम जैसा एयरबेस जो था, जो अमेरिका का सबसे बड़ा मेजर एयरबेस था, अगर आज अमेरिका के पास बगराम होता तो ईरान का रिजल्ट कुछ और ही होता, क्योंकि अफगानिस्तान से उड़ करके ईरान में बम चलाना बहुत आसान होता, सबसे बड़ा एयरबेस था उसका। लेकिन इसका भी ट्रंप को मलाल हो ही रहा है कि बगराम छोड़ आए, अपना सेना छोड़ आए, सैन्य सारे के सारे कारखाने छोड़ आए और अब जाकर के हैंड टू माउथ होकर बैठे। तो ऐसी स्थिति में रशिया ने इनको पकड़ा और कहा कि आओ आपके साथ मिलकर हम टाई अप करते हैं। रूस ने तालिबान के साथ संबंध सुधारे। इतना ही नहीं, इनके बीच में तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, गेहूं की आपूर्ति, इनको लेकर के व्यापार की बातें हुई। 2022 में अफगानिस्तान तालिबान ने रशियन ऑयल प्रोडक्ट्स और गैस के लिए डील करी। 2025 में रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर लगे हुए जो बैन थे ना कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हटाया कि तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो मेरी नजर में, अब तुम सत्ता के हकदार हो। रूस पहला ऐसा देश बना जिसने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को पहचाना। भारत के लिए क्या यह एडवांटेज वाली सिचुएशन होगी? बिल्कुल होगी। पहले भारत के लिए पाकिस्तानी सोचते थे कि वो अफगानिस्तान में बैठे तालिबान का इस्तेमाल करेंगे, आतंकवादी भी खुद के नहीं मरवाएंगे, उनके मरवाएंगे। लेकिन भारत ने जिस तरह से रूस और तालिबान के साथ साथ रहते हुए अपनी दोस्ती मजबूत की, पिछले साल जब मुत्तकी इंडिया आए हुए थे विदेश मंत्री, तब भारत ने उस समय पर तालिबान के साथ जो संबंध अच्छे किए थे, पाकिस्तान ने उनको खूब कोसा था, तभी जाकर के इन लोगों के बॉर्डर पर क्लैशेस होने शुरू हुए थे। भारत ने अपनी तरफ से मदद भी भेजी थी। तो ये एक तरह की सिचुएशन और ज्यादा फोकस में आएगी कि भारत भी मित्र है, रशिया भी मित्र है, और ये एक एंगल अच्छा बनकर के निकल कर आया। अभी से 2-3 माह पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया, तो सवाल ये है कि रशिया जब ये कहता है कि अफगानिस्तान में 23,000 दहशतगर्द हैं और उसमें से 10-12 हजार फौरन दहशतगर्द हैं,
तो फिर सवाल तो रशिया से पूछना चाहिए कि आप किस चीज का डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं तालिबान के साथ। सवाल तो रशिया से बनता है ना इस चीज का। और रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, हमारा आपस में एक 4 मुल्कों का क्वाड्रिलेटरल एक अरेंजमेंट भी था, जिसमें ये कहा गया कि अफगानिस्तान के अंदर मल्टीपल दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं। तो अगर वहां पे मल्टीपल दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं, जिसको चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान मल्टीपल जगहों पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में ये बातें कर चुके हैं, तो फिर ये क्यों है? सवाल तो बनता है ना। ये एक बड़ा एक लॉजिकल सवाल है कि भाई ये सारे तो कहते हैं वहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं हम वहां मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि हमें कुछ नहीं कहते, लेकिन क्योंकि हमारे लिए दर्द सर नहीं है तो हम खामोश हैं, लेकिन वहां पे ये हैं मौजूद। तो इस सवाल तो मैं टेक्निकली पूछना चाहता हूं कि भाई हमारे लिए दर्द सर नहीं है, वो दर्द सर किसी और मुल्क के लिए। बंदे तो किसी और मुल्क में मारे जा रहे हैं, रशिया चाइना में तो नहीं मारे जा रहे, या ईरान में तो नहीं मारे जा रहे। मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूं। तो वो ये हमें तो हम भी आपकी तरह इस सवाल को स्टडी कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब यही बात तो फिर वही आ जाती है कि भारत जो हमें कहता है और कि जी हमारे यहाँ जो है दहशतगर्द जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मौजूद है, यहाँ पर हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई लंबी लिस्ट जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए गए हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान भी यही कहता है कि नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ कोई भी नहीं है। और ये बात हमें अफगानिस्तान भी कहता है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट है। ये बात हमें ईरान ने भी एक बार हमारे यहाँ अटैक किया था कि टेरर कैंप अटैक किया। तो जब हमारे ऊपर आता है तो हम कुछ और कहते हैं, और अगर दूसरे के ऊपर हो तो हम कहते हैं ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाई, चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत हो, तो उन लोगों ने भुगता है ना सर यहाँ से जो टेररिज्म हुई है, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कह लीजिए। तो ये चीज हम जब अपने ऊपर दूसरी तरह से देखते हैं तो फिर हम अफगानिस्तान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो पहलगाम का वाकया हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पे किस जमात पे इल्जाम लगाया कि उसने करवाया? सर यहाँ पहलगाम की तो बात ही नहीं हो रही ना। नहीं। आप देखें जो रिसेंट उन्होंने तो मुंबई अटैक से पुलवामा, पठानकोट। मैं आपके सवाल में ही आपसे बात करना चाहता हूं। इंडिया के अंदर पहलगाम का वाकया हुआ, दहशतगर्दी का। मसूद अजहर का उन्होंने कहा था ना, मसूद अजहर के ठिकानों पे उन्होंने अटैक भी किया। सुने तो सही ना, सुने जी जी, नाम लिया उन्होंने, और ये किस जमात का जिक्र किया कि इस जमात ने पहलगाम का वाकया करवाया, और हमारे पास ये सबूत मौजूद है किस जमात ने करवाया और किस और क्या सबूत दिए। एक होता है कि जी आपने बात कहां से शुरू की? मुंबई की। मुंबई कब हुआ था इंसिडेंट? सर वो तो आई थिंक 2008 की बात है, या और अभी हम बैठे हैं 2025 में। सो अगर तो हमने जो 17 साल पहले के वाकया जो हुआ, ठीक है 17 साल पहले 2008 की आपने बात की, 17 साल पहले वाले वाकये को आपने अगले 150-200 साल कोट करना है, अगले 15 साल कोट करते रहना है, 18 साल कोट करते रहना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट। वो जी वो तो आप अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं। और सर ये क्या बात हुई कि हम जो है वो मुंबई अटैक को नहीं बात कर सकते? सर हम तो 1400 साल वाली बातें भी अभी तक किया करते हैं मुसलमान, तो उसका क्या मतलब है कि ना किया करें? तो सर अगर आप मुंबई अटैक को नहीं डिस्कस करना चाहते या किसी और को, तो ऐसे कि अगर आप कह रहे हैं कि सर प्रूफ क्या दिया है, तो सर वो तो हमने भी जहाज गिरने का नहीं दिया। सैटेलाइट इमेजेस जो है वो इंडिया वाले कह रहे नहीं हमें दिखाइए, वो हम नहीं दिखा रहे। हम कह रहे बस हमने कह दिया कि गिरा दिया तो गिरा दिए। तो सर ऐसे थोड़ी होते हैं हालात, सही में यही कह रही। देखो इस वक्त सबसे जो ज्यादा ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा हलचल मचा हुआ है, गेम चल रहा है, जिसमें एक तरफ रसिया है, दूसरी तरफ तालिबान है, और बीच में चल रहा है एक ऐसी डील जो पूरे सेंट्रल एशिया का नक्शा बदल सकता है। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरी कहानी में हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी अजीत डोभाल जी के एंगल भी जुड़ रहा है। तो चलो पूरी कहानी समझते हैं दोस्तों। बात ये ऐसा है कि रसिया और तालिबान की भी ट्रेड डील हुआ है। एक जमाना था जब रसिया ने तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा था, लेकिन आज का वक्त बदल चुका है। रसिया अब तालिबान का नाम उस बैन लिस्ट से हटाने की पूरी तैयारी में है। रसिया ऐसे क्यों कर रहा है? इसके पीछे दोस्तों 2 बड़े कारण हैं, बिजनेस और सिक्योरिटी। रसिया को डर है कि अफगानिस्तान की जमीन पर जो ISIS के दोस्तों जैसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप हैं वो कहीं रसिया तक ना पहुंचे। इसलिए रसिया चाहता है कि तालिबान उन्हें वहां कुचले, और बदले में रसिया तालिबान को बिजनेस दे रहा है, वाइल्ड गैस और गेहूं सप्लाई कर रहा है तालिबान के लिए। तो दोस्तों ये एक लॉटरी लगने जैसा है, क्योंकि उन्हें दुनिया के एक इतने बड़े देश से सपोर्ट और दोस्तों पैसा दोनों मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे मामले में अजीत डोभाल जी कहां से आ गए। भाई बात ऐसा है कि रसिया में जब भी अफगानिस्तान को लेकर कोई बड़ी रीजनल सिक्योरिटी मीट होती है तो वहां इंडिया की तरफ से अजीत डोभाल जी मौजूद रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर समझनी होगी, अजीत डोभाल जी वहां रसिया और तालिबान की दोस्ती करवाने या उनकी डील का हिस्सा बनने नहीं गए। इंडिया का स्टेट बिल्कुल साफ है, स्टेट है। डोभाल जी का वहां होने का मतलब सिर्फ एक ही बात है, इंडिया की सिक्योरिटी और नजर रखना। अजीत डोभाल जी का फोकस इस बात पर होता है कि भाई तुम बहुत भाई तुम आपस में जो भी डील करो, लेकिन अफगानिस्तान की जमीन के इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ टेररिज्म फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। इंडिया हमेशा से चाहता है कि वहां एक ऐसी सरकार बने जिसमें वहां के आम लोगों और सभी समुदाय के लोगों का जगह हो, ना कि सिर्फ बंदूक वाले लोग राज करें।
इंडिया ने हमेशा अफगानिस्तान के आप लोगों की मदद की है, वहां खाना और दवाइयां भेजी हैं, लेकिन तालिबान से दोस्ती करने में इंडिया आज भी काफी फूक फूक कर कदम रखता है। तो अगर पूरी बात को एक साथ समझे तो कहानी ये है कि रसिया और तालिबान इस वक्त अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे को बहुत करीब ला चुके हैं। दोनों के बीच बड़े पैमाने पर बिजनेस और सिक्योरिटी को लेकर सौदा चल रहा है, और हमारे अजीत डोभाल जी वहां पर एक स्टेट मॉनिटर की तरफ बैठे हैं, जो हमेशा की तरह तो रसिया और बाकी देशों को लगातार ये याद दिला रहे हैं कि इस डील के चक्कर में रीजनल सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यही है इस वक्त की सबसे दोस्तों बड़ी खबर। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।